अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हमारे पास हर हफ्ते बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं। कभी कोई दिल के अमराज वाले होता है, कोई असाब के अमराज वाला, हड्डियों वाला। लेकिन एक चीज़ जो है वो सब के सब एक बात कॉमन करते हैं। जो दिल के अमराज वाले डॉक्टर आते हैं वो भी बताते हैं कि भाई अगर दिल का दौरा पड़ जाए, या फिर जो असाब वाले हैं वो बताते हैं कि स्ट्रोक हो जाए, फालिज का दौरा पड़ जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है। दौरा तो पड़ गया, उसके बाद वो आपको हमेशा कहते हैं कि इससे पहले कि आप हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएं, हिलजुल ना सके, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं। उसी तरह जो हमारे हड्डियों वाले डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक के, उन्होंने भी कहा है कि सर्जरी हो नहीं हो, कहीं पे भी दर्द हो, तो पहला स्टेप यही होता है कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली आप फिजियोथेरेपी पहले करें और फिर देखें कि आपके एक्चुअली इंप्रूवमेंट है कि नहीं। और बहुत सारी चीज़ों में होता ये कि इंप्रूव इंसान हो जाता है, उसे इतने बड़े ऑपरेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी फिजियोथेरेपी की हम बात करें, फिजियोथेरेपी एक वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। फिजियोथेरेपी आपकी जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए, हर चीज के लिए निहायत जरूरी है। फिजियोथेरेपी महज एक्सरसाइज नहीं होती, महज एक मसाज नहीं होता, एक पूरी की पूरी साइंस है जिससे कि आपका पोस्चर भी और आपकी पूरी बॉडी जो है आपकी कंट्रोल में रहती है, आपके हाथों से छूटती नहीं चली जाती। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अंसरजात को। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, कायरोप्रैक्टर हैं, सीईओ हैं लीडिंग एज के। बताइए डॉक्टर अरसलान, आप बताइए कि फिजियोथेरेपी का रुझान, अब तो शुक्र है लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, एंड स्पेशली हमारे यहाँ तो हर दूसरा बंदा, और औरतों में उसको आर्थराइटिस है, अपने घुटने पकड़े होते हैं, कमर पकड़ी होती है। तो आर्थराइटिस को बजाय पेन किलर्स से किल करके अपना गुर्दा और अपना जिगर फेल करने के क्या तरीका है बेस्ट? देखें, आर्थराइटिस सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ देखना कि आर्थराइटिस किस नौइयत का है और कौन सी टाइप का है। सबसे पहले हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं आर्थराइटिस की। एक टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो छोटे स्मॉल जॉइंट्स में होता है, और मोस्टली पेशेंट्स की जो कंप्लेन होती है वो कहते हैं कि हमें हाथों में ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है या स्टिफनेस महसूस होती है, और इसी तरह एल्बो में फील होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिधर से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट होता है। इसके लिए हम फिर सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। हम असेसमेंट के लिए क्या करते हैं कि हम आरए फैक्टर उसका कराएंगे। आरए फैक्टर एक टेस्ट होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। या तो वो पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स के यू हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे डिफरेंट है? यंग लोगों में होता है ये? जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को हेरिडिटरी होता है, और इसके अंदर बेसिकली जितने भी स्मॉल जॉइंट्स जैसे मैंने आपको कहा वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली फॉर द लार्ज जॉइंट्स, जो कि या बिग जॉइंट्स, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है। मोस्ट कॉमनली तो हमारे पास हिप और नी की ज़्यादा सर्जरी वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब इसके अंदर जो इन दोनों की जो आप कह लें कि क्योर है, इन दोनों का जो ट्रीटमेंट प्लान है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर जॉइंट्स जो है वो स्वॉलन हो जाते हैं। अच्छा। उसके अंदर क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज क्या करती है कि जाके कुव्वत मुदाफियत के अंदर जो मसले मसाइल हैं उसके साथ, उसकी वजह से वो जाके उसके छोटे छोटे जॉइंट्स पे हिट करना शुरू करती है। वो जो इस तरह से हाथ टेढ़े हुए होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल बने होते हैं, ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है? जी बिल्कुल, वो चीज़ें जो है वो ये सारी की सारी जितने भी आप अलामात बता रही हैं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। ख़ासतौर पे जैसे एक उसमें कहा जाता है कि अगर तो उसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए, उसकी मेडिसिन ना ली जाए, तो उसकी वजह से एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है कि ये आपकी जो हाथ की उंगली होती है वो बेसिकली यूँ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मुड़ने में बहुत दुश्वारी हो जाती है क्योंकि वो जॉइंट खाना शुरू कर देता है। हाथों की होती है या पैरों की भी होती है? पैरों की भी होती है, हाथों की भी होती है, फिर ये आगे फर्दर ऑन बाकी जॉइंट्स में भी जाती है, बड़े जॉइंट्स में भी चली जाती है, बट इनिशियली इट स्टार्ट फ्रॉम दी स्मॉल जॉइंट्स। एंड इसका डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्टिफनेस होना शुरू हो जाएगी, रेडनेस शुरू हो जाएगी, वार्मथ शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ऑटोइम्यून है तो वो बार बार जहाँ पे जाके वो अटैक कर रहा है तो उसके सूज जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने कहा कि गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, सूज भी जाता है, और ये जो स्टिफनेस आप कह रहे थे ये सुबह उठ के ज्यादा होती है या फिर थ्रू आउट द डे ज्यादा होती है? इस जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है
इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टिफनेस सुबह ही हो सिर्फ। अच्छा, वो किसी भी वो time में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता ठीक है। है। जब अक्सर औकात में मेरे पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग ये एक ही बात पूछते हैं कि भाई आप डायग्नोज करने के लिए एक चीज़ ज़रूर हम उनकी हिस्ट्री में पूछते हैं कि आपको सुबह उठते हैं तो आपको ये ज़्यादा पेन होती है, तो पेशेंट आगे से कहेगा हाँ जी हमें ज़्यादा पेन होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन का हिस्सा गुजरना शुरू होता है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि होता ये है कि जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आते हैं, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो चूंकि वो नी जॉइंट में या हिप जॉइंट में बड़े जॉइंट्स में हो रहा है, तो उसकी वजह से होता ये है कि उसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। सो ग्रेड 1 इज द जस्ट स्टार्टिंग ऑफ अभी दैट। शुरुआत जी, हुई। इसकी रीज़न जो है वो इससे होती है, एक तो हेरिडिटरी, लेकिन मोस्टली ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी होता है। ठीक है। जैसे कहीं ठुड्डा लग गया, कहीं से स्लिप हो गए आप, कहीं से चलते चलते एकदम से कुछ झटका लग गया। झटका लग गया, एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स प्लेयर्स उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए तो ये चीज़ इसमें नी जॉइंट में काफ़ी आपके जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जब चेंजेस आना शुरू होती हैं तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 पे हम लोग को अक्सर पेशेंट्स को कह देते हैं कि आपने जो है वो इसमें वो करना है, सर्जरी की तरफ आप चले जाएं ठीक है। और टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाएं। जबकि जो आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, उसमें फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की जाती है। अच्छा, जब हम कहते हैं इतने सारे हमारे जो देखने वाले हैं उनको घुटनों का दर्द, टखनों में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, हर जगह दर्द है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मौजूद हैं, वो आंसर भी करेंगे। पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन हमारे देखने वाले सब के सब कॉल कर सकते हैं। जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो देखिए, और जो बाद में देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे भी सेहत सब के लिए, और फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है, उस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से, और नेक्स्ट में हम आपको आंसर भी कर सकते हैं, या उसी वक्त भी आंसर हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और आपने कहा कि बहुत सारे लोग जिनको घुटनों का दर्द है या कहीं का भी दर्द है, वो क्या करते हैं, वो पेन किलर्स लेना शुरू हो जाते हैं मुस्तकिल तौर पे। आप देखें ब्रूफिन, पैनाडोल और वो सारी चीज़ें जो मैदे को भी वो कर देती हैं। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताइए आप फिजियोथेरेपी की, और वो एक्सरसाइजेज या वो फिजियोथेरेपी बताइए, और कितने अरसे के लिए लेनी है, कैसे लेनी है, रेगुलर कितना होना है, इसको स्ट्रेस ज़रूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा जैसा लोग अक्सर मेडिकेशंस लेते हैं, पहली बात तो है कि पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा लोग, हमारी मोस्टली आबादी जो है 80% पॉपुलेशन तो गांव देहातों में इन जगहों पे है ज़्यादा, बाकी रही 20% तो वो हमारे अर्बन एरियाज़ में आ गई। अब जो चक्कर है, पहली बात तो ये कि हमने थोड़ी अवेयरनेस इसकी कॉल करनी है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको होता है तो आपको जब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो फिर पेशेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं कि आपने फिजियोथेरेपी की तरफ आना है। अब फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कुछ मशीनें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम लोग बाकी रेमेडीज़ करते हैं, कुछ जैसे मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा उसका डीप फ्रिक्शन रिलीज़ करते हैं मसल्स को। उसके अलावा हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हम गाइड करते हैं पेशेंट्स को। ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं राशिद बात कर रहा हूँ मीरपुर आजाद कश्मीर से। जी राशिद साहब बताइए। अच्छा, ये मैंने पूछना है डॉक्टर साहब से, मेरी हाथों की उंगली में स्वेलिंग हो जाती है, सुबह मुख्तलिफ टाइम में खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, और आपकी उम्र बताइए? मेरी 53 ईयर्स है। और ये कब से हो रहा है आपको, ये भी बता दीजिए। ये लास्ट 1 to 2 मंथ। और दोनों हाथों में है कि एक हाथ में? दोनों हाथों की उंगलियों में होता है ये। और उसमें स्वेलिंग भी होती है? स्वेलिंग भी होती है, साथ सोजिश भी होती है? माइनर सी स्वेलिंग होती है। लाल भी होता है? नहीं, लाल नहीं होते, लेकिन स्वेलिंग हो जाती है और थोड़े ठीक हो जाती है, खिंचाव महसूस होती है। खिंचाव से। और गर्म भी होता है? नहीं नहीं, गर्म नहीं, नॉर्मल रहता है, सिर्फ ये खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, कुछ और पूछेंगे आप इनसे? नहीं, चलें वो आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं 53 इयर्स के हैं और सिर्फ 1.5-2 महीने से इनके हाथों में खिंचाव है और स्वेलिंग हो रही है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इनका मैकेनिकल वर्क हो। ठीक है। मैकेनिकल वर्क से मुराद ये कि शायद इनका कोई काम इस तरह का है जिसके अंदर इनके हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। एक तो नंबर 1 ये होता है, नंबर 2 ये है कि अगर तो इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए तो इनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आरए फैक्टर ब्लड टेस्ट कराएंगे। जी, टेस्ट करवाएं सो दैट कि रूल आउट हो जाए पहले
हाँ, कि ठीक आरिफ के वो है भी रूमेटॉइड तो आर्थराइटिस अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये DMAD जो होते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, इनके लिए स्पेसिफिक जो दवाइयाँ होती है वो मेथोट्रेक्सेट लेंगे। वगैरह लोग लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। प्लस ही कैन आल्सो गो टू अ रूमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, रूमेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इनको। अच्छा ठीक है। हाँ जी। और अगर ये नहीं है तो थर्ड केस क्या हो सकता है? एक आपने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस वर्क जो करते हैं, दूसरा र्यूमेटॉइड, और कोई रीज़न हो सकता है स्वेलिंग और खिंचाव का, कोई कंप्रेशन किसी साइड पे? नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं। स्वेलिंग के यही हाँ, दो स्वेलिंग reasons के हैं। यही दो है। तो बेसिकली आपने जाके RA फैक्टर टेस्ट कराना है और र्यूमेटोलॉजिस्ट को जो है वो ज़रूर विजिट करना है। जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैम, मैं अली रजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताइए अली साहब। मैम, हमारे ना एक बुजुर्ग हैं, उनकी एज जो है वो 80 प्लस है। जी तो वो आर्मी से रिटायर हैं और उनके ना घुटनों के अंदर बहुत जो है ना दर्द रहता है, यानी कि उनके ना खिंचाव हुआ है, यानी पीछे जहाँ पे घुटनों की बैक पे ठीक है, दोनों की। ठीक और है। वो बहुत उसके अंदर वो बताते हैं कड़ाव रहता है और जो है वो दूसरा दर्द भी होती रहती है। ठीक है, तो हम डिक्लोफिनेक सोडियम वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई अच्छा उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, चलते फिरते हैं वो? जी मैम, थोड़ा बहुत स्टिक के साथ चल लेते हैं, वैसे कोई नहीं है उनकी। अब 80 प्लस एज है। हाँ, वजन उनका ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। और शुगर भी नहीं है, शुगर वगैरह भी नहीं है? डायबिटीज चले नहीं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत कॉमन कंप्लेन है हमारे यहाँ, इनको तो चलो 80 प्लस में है, हमारी खवातीन को तो 40 प्लस में ही उनके घुटने जो है बिल्कुल रह जाते हैं, आप नहीं 40 चल। प्लस की बात कर रही हैं, मेरे पास अभी रिसेंटली 26 इयर्स ओल्ड एक पेशेंट आई हैं एंड शी केम फ्रॉम अ जिम। उन जिम वाले जो ओनर है उन्होंने, ही इज़ माय पेशेंट, तो उन्होंने आगे रेफ़र किया उनको मेरे पास। एंड अच्छा एक चीज़ होती है, डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग जाते हैं जब 20s की एज में या 30s की एज में, तो अक्सर डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक्स और आगे पीछे लोग कह देते हैं कि यार तुम तो यंग हो भी, कई सारे केसेस इस तरह, तुम बच्चे हो भी, यंग हो, जो खेलो कूदो, अपना वॉकिंग करो, ये करो, जॉगिंग करो तो ठीक हो जाएगा। खैर शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड हैविंग नी पेन आफ्टर डूइंग जिम। और फिर मैंने उसका कराया एक्सरे। जब एक्सरे कराया AP और लेटरल व्यू, तो उस में उनका वो सामने नज़र आ गया कि उनका गैप रिड्यूस्ड है। अच्छा, यस एग्जैक्टली। और वो जब कराया तो देन शी हैड सम सेशंस विद अस एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। अच्छा तो बेसिकली देखिए, आपने सबसे पहला स्टेप यही है कि एक्सरे कराना है। AP और लैटरल व्यू मतलब सामने से और साइड से एक्सरे करा के फिर डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर देख के बताएगा कि किस लेवल का डैमेज है, कहाँ है, गैप है, नहीं है। और फिर अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी तो फिजियोथेरेपी होगी, कुछ और सर्जरी वगैरह की जरूरत होगी तो वो होगी। अच्छा, अब आप जब बताते हैं कि नीज की बात करें, लास्ट टाइम भी आपने बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया था और लोगों ने बहुत उसको से सीखा था। तो नीज की जिन लोगों को दर्द रहती है या पेन रहती है, उनके लिए आइडियल एक्सरसाइजेज बताइए। बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई वो अगर कोई पिलो वगैरह या कुछ चीज़, पिलो आप ले लें। थैंक यू आपका पिलो। अच्छा, इस तरह का कोई भी पिलो रख ले अपने पास, ठीक है, ठीक है। और वो सीधा लेट जाए, ठीक है, ठीक है। लेट के इस पिलो को नीचे अपनी नी के रखते हैं इस तरह, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने करना क्या है कि इसको हम कहते हैं नी आइसोमेट्रिक्स। नी आइसोमेट्रिक का मतलब ये है कि एक ही जगह पे टांग है लेकिन हम उसको अकड़ाव दे रहे हैं खुद से, ठीक है, ठीक है, उसको प्रेस कर रहे हैं। सो ये आपने रेस किया और ये आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है, आप देखिए। लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपने नी से ही प्रेस करना है। अच्छा। आपने हिप को इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग हिप को इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज गलत करते हैं, बैक में पेन लेके आते हैं। सो ये इसको नी आइसोमेट्रिक्स कहा जाता है, ये करें। अच्छा, उसके अलावा दूसरा जो एक्सरसाइज है वो ये करेंगे कि कोई भी कोई वेट टाइप की कोई चीज लेके अपनी लेग के साथ नीचे बांध लें, ठीक है। लेग के साथ नीचे बांध के उनका इस तरह रेज हो जाएगी, ठीक है। जगह जो मतलब जहाँ भी बैठे हैं वो रेज्ड हो, मतलब नीचे ना हो। अच्छा, स्टूल के ऊपर बैठ जी, जिस तरह वेट्स नहीं होते, वेट्स बांध लेना, वेट्स बांध के तो ये उन्होंने ये एक्सरसाइज करनी है। यस, ये रॉक करना है, रॉक करना है, ताकि वो क्या होगा कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी लेग में एक वो ट्रैक्शन पैदा होगी, ठीक है। तो वो जो बेसिकली उनका जो जॉइंट का गैप रिड्यूस हो रहा है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश की जा सकती है। ये दोनों एक्सरसाइजेस ये लोग जितने भी पेशेंट्स हैं वो ये करें, तो दिन में 3 दफा कर लें, 15-15 का सेट लगा लें, मतलब 15-15 दफा, 15 दफा सुबह, 15 दफा शाम, 15 दफा रात को सोने से पहले। तो आपने बेसिकली कहा कि यहाँ पे कुशन रखें और प्रेस करें, ऐसे रख के प्रेस करते दोनों तरफ, ये ठीक, और वो नीचे होगा। मतलब प्रेस इसलिए करना है ताकि हमारा ये जो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, इसमें चीफ क्या करना चाह रहे हैं कि जितने भी मसल्स हैं हमारे, इन सब मसल्स को हमने ट्रेन करना है
कि ये अपना लोड लेने की कोशिश करें। ठीक है। ये मसल्स बिल्कुल इनकी जब पावर लूज हो जाती है या आप कह लें कि इसकी जब इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग काफ़ी कम हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो उसका लोड है वो सारे के सारे जॉइंट पे आ रहा होता है। अच्छा। तो हम इसको हम इनके ये जो मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स को हम स्ट्रेंथनाइज करें ताकि वो लोड शेयर करना शुरू करें सारे का सारा जॉइंट का। अच्छा और तीसरी जो एक्सरसाइज है वेरी गुड, उसको हम वीएमओज कहते हैं। वीएमओज के लिए उसी तरह लेट जाना है। उन्होंने थोड़ी सी अब ये 90 डिग्री पे अपनी अब हमारे पास वो नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। जी ये इस तरह करके उन्होंने आपस में इसको जोड़ना है और इसको प्रेस करना है। ठीक है। इससे इनके सारे मसल्स जितने भी हैं ये सारे के सारे स्ट्रांग होंगे। और ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको करना है। और वैसे आप देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है और ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब जो लोग बिल्कुल हिलते जुलते नहीं हैं वो ना कर सकें, वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं इसको ना। और बल्कि मेरा ख्याल है हम सबको अपने बुजुर्गों से ये रोजाना करानी चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, उनको बिजी रखें और कराएं। अच्छा आपने कहा था कि हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो टेंस मशीन है, दूसरी मशीन है, इनके रोल बताइए और ये क्यों यूज की जाती है? देखिए इसमें 2-3 होती हैं। टेंस मशीन तो अक्सर लोगों के पास घर पे भी होती है, ठीक है, अक्सर लोग घर पे रख लेते हैं अपने पास टेंस मशीन। टेंस मशीन का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो टेम्परेरली आपका जो पेन गेटेड थ्योरी है, पेन गेट चैनल्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है। पेन गेट चैनल्स क्या हैं बेसिकली कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं या जितने भी मसल्स हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि वो आगे फर्दर पहले हम कॉलर लेते हैं फिर हम टेंस मशीन पे फिर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अपना सवाल पूछिए। जी मैं बागा साहब कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी जी बताइए। तो ये बात है ना कि मेरा बच्चा है 17 साल का। ठीक है। तो उसका दायां बाजू तकरीबन 2 माह हो गए, उसके बाजू में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है। तो उसकी ये बात है कि उसको चेक भी करवाया, एक्सरा भी करवाया, बाजू में वो कहते हड्डी ठीक है, फिर भी पता नहीं इसका दर्द इतना ज्यादा होता है। रात को जब लेटता है ना तो ठीक होता है, सुबह जब उठता है तो बिल्कुल वो उठ नहीं सकता, उस बाजू के बैल बिल्कुल ही नहीं। अच्छा ठीक है। और कोई मसला है उन्हें? कोई गिरे विरे तो नहीं थे, कहीं से कोई खिंच लगी हो, गिरे हो, कोई बॉलिंग वगैरह कराते हो? नहीं गिरा नहीं है, कुछ पता नहीं है उससे। कहता है कि बस मम्मी दर्द है इसमें। लो मैंने चेक करवाया, जाके एक्सरा वगैरह भी करवाया तो एक्सरा कहते हैं ठीक है। अच्छा। और स्कूल गोइंग है? स्कूल जाता है? जी स्कूल जाता है, 10th में है। बैग अच्छा बैग बहुत हैवी तो नहीं है जो बैग इस तरफ पकड़ता हो? नहीं इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकती हूँ। अच्छा ठीक है। कुछ सवाल पूछेंगे और? नहीं ठीक है, थैंक यू। आप जरूर सुनिए। काफी वेग सा है। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइए ना कि जो पट्ठों की कमजोरी है हमारे यहाँ, विटामिन डी की कमी से बहुत ज्यादा बच्चों को और बड़ों को हो जाती है। फिर गलत पोस्चर, मेरा ख्याल है ये फोन पकड़ना, हर वक्त देखना, गलत ऐसे बैठना, सोना, ये चीजें, गलत जूता पहनना, ये चीजें बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर डिफरेंट किस्म की दर्द ले आती है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर पोस्चर के ऊपर भी बात करें, स्पेशली फोन वाला पोस्चर, और फिर इस बच्चे के लिए थोड़ी सी शोल्डर एक्सरसाइजेस भी बता दें। वो लास्ट टाइम में मैं जब आपके पास आया था तो उसके बाद काफ़ी अच्छा वो रहा हमारा सेशन। और उसमें वो मैंने एक बात की थी कि तकिया गद्दा और जूते वाली, तो इट गॉट वायरल, इट गॉट हिट। हाँ तो बेसिकली थिंग इज के अभी जैसे आप बात कर रही थी ना, फिजियोथेरेपी पहले ना बड़ा सख्त रिस्ट्रिक्टेड थी, समझा जाता था कि सिर्फ जीरियाट्रिक या ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए। अब ऐसा नहीं रहा। इट हैज़ बिकम ए प्रॉपर लाइफस्टाइल या एक फिटनेस टाइप थिंग बन गई है। मेरे पास अब आते हैं, देखें अब जितने भी स्कूल हैं आजकल नए जो आ रहे हैं उन सब के अंदर मोस्टली जो स्टडी हो रही है टैबलेट्स पे हो रही है या बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं। कोविड ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया, ये स्कूल फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चलता रहा। तो उसकी वजह से अब तो ये हालत है कि 14-14 साल के बच्चे, 17-17 साल के बच्चे भी आते हैं नेक पेन के साथ आ रहे हैं, बैक पेन के साथ। उसकी वजह ये है, मैंने फ़ोन इसलिए निकाल रहा था अपना, कि लोग करते क्या हैं कि अपना फ़ोन इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस पर मैंने अपने जो भी चैनल जो भी आपका देखते हैं, सो मैंने अपने लीडिंग एज के LEPR.official के ऊपर मैंने सारी वीडियोस डाली हुई है प्रॉपर पोस्टर के ऊपर। बट इस तरह होता है कि ये जो फ़ोन यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने रखना है, थोड़ा सा इस बाजू के साथ इस तरह रखें और पुश दें इसको, थोड़ा सा हल्का सा पुश रहेगा और पुश रहेगा। और आपने इसका जो कैमरा है ये समझें कि इसको अपने आई लेवल पे आपने रखना है। अच्छा
ठीक है, इसको ठीक है। अपने आई लेवल पे आप रखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से और इसको अच्छा, कुछ लोग मैं जब उनको बताता हूँ तो आगे से वो यूं करेंगे, अच्छा यूं करें, यूं नहीं करना, शोल्डर में ये पूरे का पूरा स्ट्रेच जाता है पीछे से, ये मसल्स हैं ये वाले सारे, रिब्स आपकी सारे के सारे स्ट्रेच जाना शुरू होता है। इसको भी 90 डिग्री से भी पीछे लेके इसको यूं रखें, ये अच्छा, यूं ऐसे। यूज करें। Okay. अच्छा, हम यूज करते हैं कैसे, ये हम यूं यूज करते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि इट इज क्रिएटिंग ए वेरी एक्सेसिव लोड ऑन योर सर्वाइकल स्पाइन, बिल्कुल जो गर्दन के जो मोरे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये लोड डाल लेके रहा आ रहा है। और जैसे लेट सपोज कि अगर आप समझें कि अगर हमारा नॉर्मल हेड यूं है, हमने रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लेट सपोज कि अगर 200 पाउंड्स वजन है नॉर्मल, आप जब यूं लाते हैं ना तो इट बिकम्स 220, 240, 260। अल्लाह, अच्छा, अब हम ये देखें, realize भी अच्छा नहीं करते। अच्छा, और इसी की वजह से फिर क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ लोग चले जाते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्क बल्ज होता है, ठीक है, और वो एक मोरा जो है वो दूसरे मोरे के दरमियान जो उसका गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप ये रख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेना कि डिस्क बल्ज होता भी पीछे वाली साइड पे, मोस्टली कुछ को आगे भी होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में पीछे वाली साइड पे होता है। सो ये मोरा है, दूसरा मोरा है, इसके बीच में से निकल के पीछे जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप फोन यूज कर रहे हैं यूं, आप लैपटॉप यूं यूज करते हैं, अक्सर लोग कंफर्टेबल पोजीशन है, फिर इस तरह करके आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ जो है इसी की वजह से सारे मसले मसाइल आते हैं। अच्छा, फिर सिर्फ ये इसी से रिलेटेड नहीं, लास्ट टाइम हमने पोस्चर में बहुत ज़्यादा बात की थी, और एक छोटा सा उसका दोबारा फिर कहूँगा लोगों को कि पोस्चर हैज़ एन इम्पेकेबल उसका एक जो है ना रोल है आपकी लाइफ में। और मैंने अभी तक जितने भी केसेस देखे मेरे, अच्छा मेरे पास फ्रोजन शोल्डर के केसेस आते हैं, पीपल डू नॉट नो, मैं ज़्यादा बताता भी नहीं लोगों को, लेकिन मैंने सिर्फ नेक ट्रीट करके फ्रोजन शोल्डर ठीक किया है। हाँ, एक कॉलर लेते हैं, फिर फ्रोजन शोल्डर तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैडम क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताइए। शुक्र है मैडम। जी, मैं गिलगित बल्तिस्तान से रहा हूँ, कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, बताइए आप क्या पूछेंगे? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे कमर में दाएं वाली साइड पे दर्द है, वहाँ खून जमा हुआ है, सोने के टाइम बहुत दर्द कर। कहाँ पे दर्द है? दाएं वाले बाजू में। बाजू में, अच्छा। जी? इनका फोन आपने कहा दाएं बाजू में दर्द है? नहीं, कमर में। कमर में दर्द है, ठीक है, कमर में दर्द है। बताइए आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 28-30 साल के दरमियान। 30 साल के दरमियान। कमर में मेरा खून जमा। आपका वजन कितना है? अच्छा, इनकी आवाज इतनी सही नहीं आई। आप चलिए सुनिए, गिलगित से जरा मेरे ख्याल सिग्नल्स भी वीक होते हैं। तो कमर में दर्द बहुत कॉमन अगेन, और आप बता भी रहे थे अभी कि किस तरह से पोस्चर बहुत जरूरी है और सीधा अलाइनमेंट कितना जरूरी है। तो कमर के दर्द से ये केपी आपका बुनेर से मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, यंग लड़का अराउंड 20 इयर्स, मेरे को और पेशेंट हैं, वही अपने कज़न को थे लेके आए उनको। अब आया तो उसने लिटरली ही वाज सिटिंग लाइक दिस। अच्छा, जस्ट सिटिंग लाइक दिस। अब आप देखें कि पूरे का पूरा कर्वेचर ही चेंज किया उस लड़के ने। हाँ। कहता है डॉक्टर साहब पता नहीं कितने सालों से मुझे पेन है, 20 साल। मैंने कहा यार तो मतलब 13 साल की उम्र से दर्द है। हाँ। तो कहता है हाँ जी, जब मतलब मुझे जब याद है तो मैंने होश संभाला तो मुझे तकलीफ थी। खैर आई डिड दी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलीफ हुआ। ही केम फॉर मी टू मी फॉर ट्वाइस, ठीक है, और मसल्स उसके बहुत स्टिफ हो गए हुए थे। ठीक है, और वो फिर आगे, अच्छा वो सिर्फ कमर तक नहीं रहता, फिर पूरा ऊपर तक रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है, गर्दन तक लेके जाता है। तो इस तरह करके इनका भी मोस्ट प्रोबब्ली यही कोई इश्यू कमर का दर्द का। जी। अच्छा, कमर के दर्द में गद्दे का इंपॉर्टेंस भी बताइए। गद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अक्सर लोग कॉलर ले लेते हैं, फिर गद्दे में वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल, ये हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं, सबसे रेगुलर। पूछिए क्या सवाल पूछेंगी आज? जी डॉक्टर साहब से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो ये कि जब थंब जो है ये टेढ़ा हो जाता है, थंब टेढ़ा हो जाता है, थंब सिर्फ एक थंब हाथ का, तो वो उसको उसकी एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए? ठीक है, उसमें दर्द भी है? दर्द है उसमें? जब ठीक मतलब सीधा करने लगो तो दर्द होता है, वैसे नहीं होता क्योंकि वो टेढ़ा है तो फिर। अच्छा ठीक है। और एक ये अचानक से पाँव में
थोड़ी देर के लिए एक वो जो एक वेन सी है वो रुक जाती है, ऐसे अकड़ जाती है। अच्छा, अकड़ जाते हैं पैर, कोई एक पैर अकड़ जाता है? सिर्फ एक पाँव अकड़ जाता है, वो कभी नींद में भी अकड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज होगी? ठीक, चलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो थंब डिविएशन की वो बात कर रही हैं कि थंब उनका टेढ़ा हो जाता है, तो उसका क्या होगा? उसका तो अभी थोड़ा सा इसका मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, हाँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बगैर पेशेंट देखे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनका ज्यादा चीज क्रैम्पिंग से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी से क्रैम्पिंग पे आने लगा था जब आपने इन्होंने पाँव की बात की। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिर अच्छा, एक और चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोगों को नहीं आइडिया होता। लोग क्या करते हैं कि जब मसल क्रैम्प्स होना शुरू होते हैं तो वो क्या करेंगे, अब लेट्स सपोज काफ में अगर कोई मसल क्रैम्प है, व्हाट दे विल डू, ये करना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि ठीक हो जाएगा। डोंट डू दैट, अच्छा, डोंट डू दैट, जस्ट डू वन थिंग, हाँ, स्ट्रेच करना, स्ट्रेच अच्छे तरीके से करें एंड विद इन सेकंड्स इट विल गो अवे। ठीक है, तो खुद से टेढ़ा को सीधा करने की जरूरत नहीं है, आपने स्ट्रेच, आपने बल्कि लास्ट टाइम ऐसे वाली जो एक्सरसाइज बताई थी वो बताइए थोड़ी सी। एग्जैक्टली, उसमें होता ही है कि बेसिकली जैसे किसी को एल्बो में पेन है या बाजू में पेन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूरोडायनामिक्स भी आता है, नर्व्स को हम रिलीज करने की एक तरीका है। इसमें हम ये करते हैं, ये अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ खींचेंगे, पूरा इसको काफी 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखें आप। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर नर्व्स, हैंड्स, स्ट्रेचेस के लिए। और उसी तरह आपने जो एंकल का बताया उसमें राउंड करना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल ये लेग सीधी करनी है और आपने स्ट्रेच करना है, ये पूरी टांग तक जा रहा है एक चीज, हाँ, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये स्ट्रेच करें। अक्सर लोगों को खाते हुए जॉ में या एकदम से कोई जैसे लेट मी शेयर, KFC का माइटी जिंगर टाइप किसी ने खाना है, मुंह जबड़ा के ज्यादा खोलना पड़ेगा, तो भाई क्या जबड़ा? हाँ, तो वो यहाँ पे एग्जैक्टली के अच्छा स्ट्रेच हो जाता है। तो आप कुछ भी मत करें, एकदम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारी कौम वैसे ही बेचारी बड़ी परेशान हो चुकी हुई है, तो वो परेशानी में क्या करते हैं, वो उसको समझ नहीं आती है, हॉस्पिटल भाग रहे थे। जस्ट डोंट डू एनीथिंग, आप सिर्फ यहाँ से पकड़े और इसको ऐसे करें इसको स्ट्रेच करें अपनी तरफ। अच्छा, वैसे कहते हैं ना कि वो छत की तरफ देख के यूं करने से भी बड़ा अच्छी एक्सरसाइज रहती है। कॉलर की जानिब बढ़ते फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? एजाज बात कर रहा हूँ स्वाद से। जी बताइए एजाज साहब। तकरीबन ना ये 1 साल हो गया है, तो ये रात को ना सोने में काफी इशू होता है, नींद नहीं आती है, ऐसे बेख्वाबी थी, लाइक इस तरह सुबह तक ऐसे ही टाइम स्पेंड हो जाता है, फिर नमाज का टाइम रहता है, उठ जाते हैं हम। अच्छा, जोड़ों में कहाँ दर्द होता है? नहीं, जोड़ों में नहीं, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो एक अलग इश्यू है ना, उसके अलावा आपको कहीं जोड़ों में कहीं पे दर्द, बदन में दर्द होता है, जिस्म में? नहीं, मुझे नहीं दर्द। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? मेरी एज है तकरीबन 30 ईयर्स है। 30। और आपको कोई बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं लगती, बहुत ज्यादा भूख तो नहीं लगती? हाँ, भूख लगती है, भूख बहुत लगती है। गर्मी भी बहुत लगती है? गर्मी हमारे इलाके में थोड़ी कम होती है, स्वाद के। अच्छा, वैसे आप जाके पहले अपना थायराइड जरूर चेक कराएं और अपनी एक्सरसाइज को जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करें। लेकिन थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छा, वैसे ये तो चलो उनको नींद नहीं आती, तो आप थोड़ा सा लोगों को वैसे बताएंगे कि एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ एंटायर, ये नींद के लिए, एंडोर्फिन्स रिलीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और जैसे उनके क्रैम्प्स थे वो अपने रिहाइड्रेशन करें, पानी पिए नमकियात मिला के, और साथ एक्सरसाइज, हमेशा स्ट्रेचिंग करें। तो जब हम स्ट्रेचिंग की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा आप ये कंधों की स्ट्रेचिंग, यहाँ की आर्म्स की स्ट्रेचिंग, लेग्स की स्ट्रेचिंग, ओवरऑल एक स्ट्रेचिंग रूटीन बताएं ताकि लोग रोजाना करें तो उन्हें नींद भी अच्छी आई और उनको ये सारे मसले भी ना। बिल्कुल, इसमें ये जो आपने बात की ना, स्ट्रेचिंग से इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है कि आप सिर्फ सोने से पहले थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर लें एंड यू विल स्लीप लाइक अ बेबी। ठीक है, ठीक है, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है। क्यों? बिकॉज जब स्ट्रेच करते हैं आप तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो ब्रेन तक जाता है। अच्छा, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट सम ऑफ दी स्ट्रेचिंग्स। तो नंबर 1 इज कि आपने ये स्ट्रेचेस कर लिए, ठीक है, सिंपल से हैं। अच्छा, ये रोटेट कर लिया, फिर रोटेट करना है, ये रोटेट कर लिया, ये एक बाहर और फिर अंदर, जी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कर लिया। उसके अलावा फिर आपने ये स्ट्रेच किया, वो जो मैंने आपको बताया, ये किया, ठीक है, ये किया। इस वक्त इसमें स्ट्रेट रखना है अपना हाथ, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपका जो एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, आपका एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ये प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, ठीक है, पूरा पीछे तक आपको फील करें तो आपको पीछे तक जाएगा। जी एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आपने अगर जस्ट
क्लोज योर आइज, या वैसे भी आपने एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेक के लिए करनी है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल, आप सीधा बैठेंगे, चेस्ट अप करेंगे, ये नीचे करेंगे और ये पूरे का पूरा इस तरह सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। पूरी सर्कुलर मोशन करेंगे, लेफ्ट और राइट, यस। फिर उसके बाद पीछे हाथ कर ले, ये हाथ अपना पीछे ले जाएं और यहाँ से पकड़ लें इस तरह, बिल्कुल। जो ये अच्छा, इसका ट्रिक ये है, अक्सर लोग करते हैं सर यूं करना है, नहीं करना भाई ऐसे। ये जो ईयर लोब है, ईयर लोब के ऊपर ये रख लिया आपने हाथ इस तरह और आपने ये स्ट्रेच किया, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे तो आपने ये फील करना है कि आपका ये जो जॉ वाला मसल है और ये वाला मसल, ये प्रॉपर स्ट्रेच हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह ये और फिर ये एग्जैक्टली ये स्ट्रेच कर लिया। अच्छा, उसके अलावा फिर जनरल रूटीन स्ट्रेचेस है, आपने ये इस तरह अपने शोल्डर्स, अपना सॉरी आर्म्स को आपने इस तरह 90 डिग्री पे ले जाएं और ये बिल्कुल ये वाले ये स्ट्रेच करना है, ये करना है। फिर उसके अलावा आप एक और स्ट्रेच कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसको आप क्लॉकवाइज, पाँव को एंटी क्लॉकवाइज, और ये सारी के सारे हम देखें ऑफिस में बैठे हुए, स्कूल में बैठे हुए, रेगुलर ब्रेक्स में ये जरूर करते रहे, रात को भी करें, दिन में भी करें, और हमारे देखने वाले सब के सब अभी उठ के ये करना शुरू कर दें ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा सा आराम में आए और बॉडी के अंदर हरकत भी पैदा हो। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? आलिया बात कर रहे हैं, कराची से। जी बताइए आलिया। मैम, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना हाफ बॉडी पे सुबह में मॉर्निंग में हल्की सी स्वेलिंग हुई भी होती है, ये राइट साइड की। अच्छा, ठीक है। और अगर राइट साइड पे हम करवट लेके सोए तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ होता है। अच्छा, सुबह के टाइम पे, ठीक है। और वैसे नॉर्मली भी ना हमारे हाथ में और पैर पे स्वेलिंग रहती है राइट पे, लेकिन लेफ्ट पे नहीं है। और हमें लगता है कि राइट साइड पे फेस पे भी स्वेलिंग है थोड़ी। अच्छा, तो इसके लिए क्या सजेस्ट करें? और उम्र कितनी है आपकी? हमारी है 48। और अच्छा, कोई और ये पूछे इनसे कि ये इनका घर का काम ज्यादा तो नहीं होता? आपके घर का बहुत ज्यादा काम तो नहीं है? हमारी ड्राइविंग है ज्यादा। ड्राइविंग है? आंसर मिल गया, चलिए बहुत शुक्रिया। सुनिए जरूर, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, पहली बात, हाँ जी, पहली बात ये कि अक्सर लोग मिसकॉन्सेप्ट करते हैं स्वेलिंग को विद मसल स्पैज्म और स्टिफनेस। एग्जैक्टली, ठीक है। वो होता ही है कि जब मसल स्पैज्म होता है या स्टिफनेस होती है तो सबसे पहली चीज नोटिसेबल जो नजर आती है वो ये, अगर स्पाइन है लेट्स सपोज और ये लेफ्ट साइड का मसल्स हैं और ये राइट साइड के हैं, तो वो ऐसे उभरा हुआ आ जाता है उनमें, तो लोग समझते हैं कि स्वेलिंग हो गई है। और इसी तरह वो पूरी बॉडी में इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए इनका अगर देखा जाए जो प्रॉब्लम है, तो इनका ये है कि इन्होंने बार बार रेस एक्सेलरेटर दबाना है, जिसकी वजह से पूरी साइड तो इनकी फटीग में जाएगी, मसल फटीगेबिलिटी या मसल फटीग जिसको कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह फिर ऊपर से ड्राइविंग है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, रोड रेज, और जिस तरह की हमारे ट्रैफिक रूल्स कंप्लायंस है। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हम लोग जैसे रेड पे हम रुकते हैं, ग्रीन पे हम जाते हैं, येलो पे हम जरा, तो इस तरह, तो उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है। अब बेस्ट हल इनका ये है कि ये किसी को विजिट करें, किसी बेहतर है कि किसी कायरोप्रैक्टर को विजिट कर लें। उसकी वजह ये है कि वो सारी स्पाइन के अलाइनमेंट देख लेगा और वो अच्छे तरीके से इनको रिलीज कर लेगा, मसल्स को रिलीज करेगा, वो सारी की सारी चीजें करेगा। बाकी जो स्ट्रेचेस मैंने इनको बताए हैं वो ये कर सकते हैं, वो करें। एग्जैक्टली। गाड़ी में जब भी रुक जाए, जब भी गाड़ी सिग्नल पे रुके, रश में रुक जाए, आगे से कुछ गुजर रहा हो, तो फिर आपने ये करना शुरू कर देना, ठीक है। और डीप ब्रीदिंग करें। हाँ, डीप ब्रीदिंग भी करें। अच्छा, मुझे बताएं कि हम खवातीन के अंदर हील्स पहनते हैं, हम तो हील्स और जूता, अनकंफर्टेबल जूते में पूरा दिन गुजारते हैं और फिर रात को जाके बोलते हैं। अच्छा, पहले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं मनीर बात कर रहा हूँ बुरे वाला से। जी बताइए क्या? सर मेरे ना तकरीबन 35-36 साल हो गया। मैं एक दरख्त तो बैठे तो मैं टेस्ट भी करवाए, बड़े एक्सरे भी करवाए, लेकिन मेरी ना पिछले मोहरे नहीं हाथ की हड्डी है सख्त रहती है, टाइट रहती है, पट्ठे खिंचा हो रहे, ये नहीं जाता है, बड़िया दवाइयां खादियां, कोई आराम नहीं आ। ठीक है, ठीक है। बेसिकली कमर में मोरों का मसला, पट्ठों का मसला, बहुत पुरानी हिस्ट्री। पाँव में कोई पाँव में आती है इसकी कोई हड्डी का कुछ? क्या हड्डी नहीं, उधर ही पीछे ही करें। हाँ जी, सौंदे पैर सौंदे बाजू। ये आप जबान समझ लें क्या कह रहे हैं। जी ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं ना कि हड्डी इधर की बड़ी हुई है, बाहर इसकी कमर की हड्डी बड़ी हुई है और उसकी वजह से कोई इनको दर्द भी है, मोरों का मसला है, कंप्रेशन भी है, आर्थराइटिस स्पाइन का आर्थराइटिस होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसकी जब तोड़फोड़ शुरू होती है तो उसको हड्डी बढ़ना कहा जाता है, ठीक है। और उसके लिए तो ये कि इसमें फिर हमें 2-3 स्पेशलाइजेशंस को इकट्ठा करके लेके चलना होता है, जैसे इसमें एक ऑर्थो, न्यूरो और फिजियो। जी, इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमने इंजेक्शन भी लगाना जरूरी है, एपिड्यूरल इंजेक्शन, ताकि एकदम इंस्टेंट रिलीफ आए। फिर उसके बाद हम उनके मसल्स पे, उनकी स्पाइन के ऊपर हम स्पाइनल, जैसे मैं अपने लीडिंग एज में तो हमारे पास देयर इज अ वेरी गुड इक्विपमेंट नेम्ड एज स्पाइनल डीकम्प्रेशन यूनिट व्हिच इज नोन एज ट्रैक्शन मशीन। सो उसमें होता है कि हम लोग उसके प्रॉपर वेट के हाफ करके तो हम उसको पेशेंट को लेटाते हैं और उसके बाद उसको वो बेल्ट लगा के और सारा उसके वेट लगा के तो वो खींचती है, हाँ वो खींचती है। इट रिलीजेस द डिस्क बल्ज एंड इट रिलीजेस द स्टिफेंड मसल्स आल्सो। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जाके प्रॉपर कायरोप्रैक्टर वो है जो आपको अलाइन कर देगा, मतलब आपकी जो फिक्सेशन है ना उसको सही कर देगा। और दूसरा फिजियोथेरेपी से जिसमें कि ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये ट्रैक्शन भी शामिल है, वो डिफरेंट डिवाइसेस, हम डिवाइसेस की बात कर रहे थे, हमने टेंस की। दूसरी कौन सी आपने उसका नहीं जिक्र किया जो वो आपकी ड्राई नीडलिंग है आजकल, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ड्राई नीडलिंग इज वेरी इफेक्टिव, इट हैज चेंज्ड माय प्रैक्टिस। जो स्टिफ और टफ नॉट्स, ट्रिगर पॉइंट्स, स्टिफ मसल्स, ये जब बन जाते हैं और वो किसी और चीज से रिलीज नहीं हो रहे होते, वी यूज द ड्राई नीडलिंग एट द एंड। इलेक्ट्रो ड्राई नीडलिंग और ड्राई नीडलिंग, दीज टू आर दी जी। इलेक्ट्रो ड्राई नीडलिंग में ये होता है कि हम क्लैंप्स लगा देते हैं साथ में मशीन लगा के, तो वो अंदर तक मसल तक जाके उसकी करंट स्टिमुलेट कर रहा होता है। जो ड्राई नीडलिंग है वो सिंपल हम लगा के, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ड्राई नीडलिंग क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्यूपंक्चर आल्सो, लेमन टर्म में मैं बता रहा हूँ लोगों को। ठीक है। ड्राई नीडलिंग हैज़ ए वेरी वेरी इनॉर्मस रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसको लेकिन ये किसी प्रोफेशनल से ही कराइए, एक तो वो देखेगा कि स्टेरिलाइज्ड होगी नीडल सही सेटिंग में और सही जगह पे सही डेप्थ तक लगाएंगे। कोई भी उठ के आपको कहे तो प्लीज आपने वैसे नहीं करना, आपने ऐसे ही लाइसेंस्ड सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जाना है। जी, कॉलर की जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी मेरी वाइफ के डॉक्टर साहब से बात करिए। मेरी वाइफ के पाँव में मसला है, पाँव में जो पीछे नहीं होते हैं ये खुरी, उसमें दर्द होता है, और उसके बाद ये जो पीछे पिन्नी होती है इसमें दर्द होता है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जगह पे कमर में दर्द होता है। ये एक साइड पे, दोनों साइड्स पे? दोनों साइड। और उम्र कितनी है? उम्र 35 ही है। और वजन? वजन मैक्सिमम होगा तकरीबन 55-60 केजी। ठीक है, कुछ पूछेंगे इनसे। वो क्या काम करती हैं? बस कारी में बच्चों को, और घर में जो है ना कोई इतना खास नहीं है, जो घरेलू काम होता है। ठीक है, चलें आप जरूर जवाब सुनिए। थैंक यू जी। ये कह रहे हैं घरेलू काम भाई बहुत ज्यादा होते हैं। घरेलू काम तो ही सबसे ज्यादा होते हैं। आई totally vouch for that कि we have to give a lot relief. of relief to women. Actually वो समझते नहीं है ना औरत के काम को, ज्यादातर लोग समझते हैं। अच्छा, जो बेसिकली इनकी वाइफ का प्रॉब्लम है दैट इज प्रोबेबली प्लांटर फेशियाइटिस। ठीक है, ठीक है। प्लांटर फेशियाइटिस जी, प्लांटर फेशियाइटिस का मतलब ये होता है कि जो पाँव का तलवा है, सो दिस इज योर फुट, इसके नीचे मसल्स हैं, उसके ऊपर एक फेशिया की बेसिकली एक लेयर होती है। फेशिया वो चीज़ है जो आपके मसल्स को कवर कर रही होती है अपनी प्लेस में रखने के लिए। जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्लांटर फेशियाइटिस, प्लांटर मीन्स फुट और फेशिया और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सो जब ये जी सोजिश, तो जब ये इसकी सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेन करना शुरू कर देता है पाँव आपका। और उसकी 2-3 वजूहत होती है। एक बिल्कुल उसके एंड पे एक कैल्केनियल बोन होती है, ठीक है, जो आखिरी बोन होती है, आखिरी हड्डी होती है, उसके अंदर समटाइम्स कोन बन जाती है। और वो क्यों बनती है कि जब मसल्स बड़े अरसे से स्ट्रेच्ड आउट हों तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांटर फेशियाइटिस की तरफ ले जाती है। अच्छा, और ये टिपिकल काफ में और इसका फुट में पेन जाता है। इसका इलाज 2-3 चीज़ों से है, मैं वो बता देता हूँ इनको। घर पे वो ये कर सकते हैं, एक बड़ा सारा टब ले जिसकी विड्थ, मतलब जिसकी जो गहराव है वो बड़ा हो और ऊंचाई कम हो, वो लेके उसके अंदर कोई जैसे घर में बेलना होता है ना हमारा, रोलर, जी रोलर, उस तरह का कोई रोलर ले लें और उसके अंदर डालें
और उसमें ऐसा नीम गरम या गरम सा पानी जो उनको इजी हो, वो लेके उन्होंने अंदर उसके पाँव रख लेना, डिप कर लेना, यहाँ तक डिप कर लेना इसको, ठीक है। डिप करके उस रोलर को अपने पाँव के नीचे रख लेना, वो करके उन्होंने उसको रोल करना है एंड कीप इट डूइंग फॉर लाइक 10 मिनट्स एंड इट इज वेरी सूदिंग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग होगा ये, वो ये कर सकते हैं। उसके अलावा दे कैन यूज वॉल्ट्रॉल जेल लाइक इस तरह की, या डिक्लोफेनेक सोडियम को यूज कर लें, वो यूज कर लें। और अच्छा, गद्दा कैसा यूज करें? हाँ, गद्दे पे हम लोग थे। गद्दा बेसिकली आपने मीडियम साइज होना चाहिए, इट शुड नॉट बी, एक कुछ लोग ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो। स्प्रिंग मैट्रेस नहीं यूज करना। अच्छा, नहीं करना, वो उनकी मार्केटिंग खत्म करें, नो स्प्रिंग मैट्रेस। हाँ, स्प्रिंग मैट्रेस अक्सर औकात काफी ऐसे बात, क्योंकि वो उसमें स्प्रिंग ही होता है, तो वो धंसना शुरू हो जाता है, वो फिर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। स्प्रिंग मैट्रेस से अवॉइड करें, कोशिश करें कोई ऑर्थो मैट्रेस टाइप उस तरह की चीज ले लें जो मीडियम हो, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, मयाना रवि हर चीज में, रवैये में भी और गद्दे में भी। अच्छा, जूते बताएं प्लीज। जूते आपने जो है वो आपने बहुत ही कंफर्टेबल ले लें, और कंफर्टेबल से मुराद ये जिसका सोल अंदर, सॉरी जिसका अंदर जो उसका इसको तलवा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप वो स्केचर्स यूज कर सकते हैं, वो मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूँ, वर्ल्ड वाइड भी अच्छे हैं, जो फोम वाले होते हैं, जिसमें प्रेस भी हो जाता है। एग्जैक्टली, मेमोरी फोम यूज कर सकते हैं, मेमोरी फोम प्लांटर फेशियाटिस वाले पेशेंट जरूर यूज करें, ठीक है। उसके अलावा जिनको जॉइंट्स का कोई इशू है वो यूज कर सकते हैं। इस तो कंफर्टेबल जूता इस्तेमाल करें। ये जो आगे से, जैसे मैंने भी पहना हुआ आज, तो मैं बेसिकली तो शो के लिए पहन के आया हूँ, बट मेरा यूजुअली वो जूता होता है स्केचर्स का ही होता है, जो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसके अंदर आगे से ये यूं जा रहा है, ये तो खैर फिर भी इतना नहीं है, लोग बिल्कुल पॉइंटेड सा जूता पहन लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली कि आगे से जो उनका पाँव है वो यूं हो रहा है, बिल्कुल पिस रहा है। उसकी वजह से ये, लेट्स सपोज ये पाँव है, उसके वजह से ये एक बनियन बनना शुरू हो जाता है, जिसको अक्सर लोग वो कहते हैं कि जो इनका जो अंगूठे की हड्डी वो बाहर आ रही है, बनियन फॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि स्केचर्स या इस तरह का कोई जूता पहन ले जो नरम हो, ठीक है, और उसका सोल भी नरम हो। अच्छा, आपने कहा था कि आपने हमेशा सीट के एंड पे सीधा होके बैठना है, और आपने जब झुकना है तो आपने यूं नहीं झुकना, आपने बैठ के चीज उठानी है, स्क्वाट पोजीशन। हाँ, तो थोड़ा सा ये जो वॉकिंग कितनी अच्छी है, क्लाइंबिंग कितनी अच्छी है, हाइकिंग कितनी अच्छी है, या बेंडिंग कितना अच्छा है, या वेट्स जिम में कैसे करने हैं, वो थोड़ा सा बताएं, किसमें क्या प्रिकॉशंस है? अच्छा, उसमें बेसिकली तो ये है कि आपने जैसे कि बताया, जब भी आपने झुकना है तो आपने वही, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने कभी भी उसके लिए आगे एकदम से, लोग क्या करते हैं, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट, कि वो एकदम से उठेंगे और ये झुकेंगे, ये मत करें, ये नहीं करें, ये आपकी बहुत ज़्यादा कंप्रेशन लेके आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आता है आपकी बैक के ऊपर। ऑलवेज गो एंड आपने कोई चीज़ उठानी है, आपने ये करना है, ये उठाए और ये ऊपर आप उठाए, इस तरह करके। एक तो आपने ये करना है। दूसरी चीज़ जो है, हाइकिंग से रिलेटेड, एक तो ट्रेनर्स पहने, शूज अपने बड़े इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपने वो कंफर्टेबल जूता पहनना है, आपने ट्रैकिंग के लिए ऐसा जूता पहनना है जो कि नीचे से, जिसके अंदर वो हो पॉइंटेड से बने हों, ग्रिप करने के लिए, एग्जैक्टली ग्रिपर्स हों, वो पहन के आप करें। अच्छा, और उसमें एहतियात ये करें कि आपने डबल जंप्स ना ले, ठीक है, वो भी एक्सेसिव आपके स्ट्रेस डालेगा। डबल जंप नहीं लेनी। जैसे लेट्स सपोज कि अगर इतनी हाइट की एक ब्लॉक है, जैसे अक्सर लोग ट्रेल 5 पे, ट्रेल 3 पे जाते हैं, आई हैव बीन देयर अ लॉट, तो वहाँ पे आई नो कि इतना ब्लॉक का भी है, तो वो ऐसे आपको ऊपर चढ़ के ये ऐसे जाना पड़ता है, एग्जैक्टली लीप नहीं करना। अच्छा, बहुत सारी बातें हो रही थी और टाइम कम पड़ गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरसलान सज्जाद हमारे साथ थे, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, और उन्होंने इन डिटेल आप सबको समझाया है। इन सारी एक्सरसाइजेस को आपने आज से फॉलो करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, और अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद प्रॉपर फिजियोथेरेपी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।